नमस्कार। मैं इस समय जेएनयू में हूँ और हमारे साथ है उम्मुल खैर। उम्मुल अपने बारे में आपको बताएंगे भी। उम्मुल के बारे में बस एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वो यूपीएससी उन्होंने क्वालिफाई किया है और उनकी जो संघर्ष की कहानी है वो कई लोगों को प्रेरित कर रही है। कल जब आपके बारे में जब उर्दू पे चल रहा था तो कई लोगों ने कहा कि हम और जानना चाहते हैं। तो उम्मुल, आप तो सबसे पहले हमारे पाठकों को या श्रोताओं को, दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान में फैमिली एक कंजर्वेटिव अनएडुकेटेड परिवार से संबंध है मेरा। और जब मैं 5 साल की थी तो मैं दिल्ली आ गई थी। तो जिस वक्त हम दिल्ली आए तो हज़रत निज़ामुद्दीन के पास में बारापुला में एक स्लम एरिया है, झुग्गी बस्ती हुआ करती थी। वहाँ मेरा बहुत लंबे समय तक बचपन बीता। और जो घर था वो एक झुग्गी का इमेजिनेशन है कि बल्ली फट्टों से बनी हुई चटाइयों से बना हुआ एक छोटा सा घर था कच्चे फर्श का, और तारपुलिन की छत हुआ करती थी। बरसात में घर में पानी टपकता था तो हम अलग अलग जगह बाल्टी, बर्तन और जग वगैरह लगाया करते थे। और पीछे नाला था बारापुला में, तो जब बरसात होती थी, बाढ़ आ जाती थी नाले में, तो हमारे घर में कई बार पानी आ जाता था। तो उस हालत में बचपन बीता। फिर 2001 में वो झुग्गियाँ भी टूट गई तो घर मतलब एक तरीके से बेघर, मतलब घर नहीं रहा। तो फिर ऐसे में फिर हम त्रिलोकपुरी में आ गए। त्रिलोकपुरी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि थोड़ा सा सस्ता इलाका था। त्रिलोकपुरी में आके रहने लगे क्योंकि पापा हज़रत निज़ामुद्दीन के पटरी पे सामान वगैरह बेचा करते थे। तो जब त्रिलोकपुरी से आ गए तो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन से हट गए तो फिर काम वगैरह भी पापा का बंद हो गया। तो फिर ऐसे हालात में फिर मैंने त्रिलोकपुरी में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं उस वक्त 7th स्टैंडर्ड में थी। तो 50-50 रुपए की फ़ीस में पूरा महीना 2-2 घंटे एक एक बच्चे पे लगा के मैं उन्हें पढ़ाया करती थी। तो किसी तरह से घर का मतलब कमरे का किराया और खाने पीने का ये इंतजाम। बहुत सारे अखबारों में मैंने ये पढ़ा है कि 8वीं में जब आप आगे पढ़ना चाहती थी तो आपके घर वालों ने कहा कि नहीं, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हुआ था क्या? हाँ, ये ऐसा इसलिए था कि बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली है और उसमें ये माना जाता है कि मतलब लड़कियां बाहर ना जाएं। मुझे लगता है लड़कियों को लेकर हिंदू फैमिली में भी ऐसा ही है कि पढ़ने नहीं देना चाहते हैं बहुत हाँ, ज़्यादा। हाँ, ये इसमें रिलीजियस डिवीजन ना होकर एक कंजर्वेटिविज्म का ज़्यादा एक असर पाया जाता है, जिसमें अगर बाहर भी जाती है तो उसके साथ पहरेदार के तौर पे भाई को भेजा जाता है। तो वही हालत घर के भी थे। तो इसमें कहा जाता था कि 8वीं तुमने पढ़ ली है वो काफ़ी है। हमारे यहाँ तो बच्चियाँ 8वीं भी नहीं पढ़ती, 5वीं में ही हम छुड़वा देते हैं। तो तुमने बहुत पढ़ लिया। और ये माना जाता था कि ज़्यादा पढ़ने से लड़कियों में घमंड आ जाता है और वो बड़ों का अदब करना बंद कर देती हैं। हाँ, और वो मतलब कई बार लूज करेक्टेड हो जाती हैं और घर का नाम बदनाम करने में मतलब पूरे इम्कानात होते हैं। तो मतलब इस तरह का एक माहौल था। और उसमें यह भी था कि मतलब तुम्हारे पैर वगैरह ख़राब हैं तो सिलाई वगैरह सीखोगी, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब इस तरह का पूरा माहौल था। तो बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की गई। और एक दुख भरा पहलू ये भी था कि मेरी खुद की मम्मी नहीं थी। तो वैसे में जो नई मम्मी थी उनको शायद मेरे से हमदर्दी भी शायद कम ही रही हो। इसके लिए क्यों करूं, ज्यादा वो होता अब वो उनकी मंशा जो भी रही हो। तो फिर ऐसे में उन्हें कन्विंस जब नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें राजस्थान भेज देंगे। तो जब ये पूरा हो गया कि वो मुझे राजस्थान भेज देंगे तो फिर मैं थोड़ी रेबेलियस हुई और मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगी। और मुझे याद है मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं ज़िंदा रहूंगी तो मैं पढ़ूंगी और अगर मेरी पढ़ाई छुड़वा दोगे तो इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी। तो फिर आपने ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई जारी रखी? ट्यूशन तो मैंने 7वीं से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जब 9वीं क्लास में जब 8वीं क्लास तक ही हो गया कि मैं नहीं साथ में रहूंगी, तो फिर मैंने पास में मजबूरी में जब एक तरीके से निकाल सा दिया गया था घर से, तो मैंने एक कमरा किराए पे लिया छोटा सा त्रिलोकपुरी में ही। और वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने लगी और फिर खुद सुबह स्कूल जाती थी और शाम को जब आती तो 3 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चों की 2-2 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, मतलब 3 से 5। ये तो इमेजिन करना कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए जो 9वीं या 10वीं में पढ़ रही है, खुद पढ़ा रही है। तो उस पूरे संघर्ष से और जेएनयू तक कैसे आना हुआ? वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। तो 10वीं में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट से। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं स्पॉन्सर्ड हो गई। फिर टॉप कर लिया स्कूल में, हेड गर्ल बन गए, थोड़ी हिम्मत और आ गई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइकोलॉजी में बीए कर लिया। फिर उस वक्त ये हालत हो गई थी कि मैं बीए के बाद एमए में साइकोलॉजी नहीं ले सकती थी क्योंकि साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल के लिए शाम को 6 बजे तक अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल में इंटर्न रहूं तो मैं स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाऊंगी। तो उस मजबूरी में फिर साइकोलॉजी छोड़ी और इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद आ गया एमए में जेएनयू में। तो एंट्रेंस दिया और हालांकि पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, मगर फिर भी क्लियर हो गया। तो जेएनयू आ गए और जेएनयू जो था वो एक टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ में
क्योंकि यहाँ हॉस्टल मिल गया, और तो एक तरीके से रहने का एक इंतज़ाम हो गया, मेस था तो खाने पीने के बंदोबस्त हो इसमें गए। मैं रिलेट कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ। और जेएनयू के बारे में जिस तरह की बात चलती है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी सुविधा मिलती है पढ़ने के लिए। फिर यूपीएससी पहले से आपके दिमाग में था या जेएनयू आने के बाद आया कि यूपीएससी में करना है? यूपीएससी मेरे बचपन का सपना था। जब मैं दूसरी क्लास में थी तभी से, मतलब मैंने कोई कहानी पढ़ी थी सुभाष चंद्र बोस की, पर मुझे पता भी नहीं था मतलब ये होता क्या है, मगर एक जो उसका ऑरा था तो मैंने फैसला किया था कि मैं भी यूपीएससी करूंगी। वो बहुत बाद में मालूम चला कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से अब हाँ, ये इसका ऐसा प्रोसेस है। तो वो धीरे धीरे वो जुनून बनता गया कि हाँ मुझे भी करना है। मगर वो हालात इस तरह के थे कि अगर आप 8 घंटे रोज बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर आप खुद नहीं पढ़ सकते। तो फिर ऐसे में मैंने अपनी पढ़ाई इसलिए जारी रखी क्योंकि खाली बैठा नहीं जा सकता था, तो अब खुद पढ़ती रही, डिग्रीज लेती रही, बच्चों को पढ़ाती रही। फिर जब जेएनयू आई तो वो टर्निंग पॉइंट रहा। फिर ऐसे में मैं इंटरनेशनल लेवल्स पे मैंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया। 2015 में मैं जापान में 1 साल रहकर इंडिया वापस आई, तो फिर मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। तो मैंने 2016 जनवरी में अपनी एमफिल डेजर्टेशन लिखी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि आपकी एमफिल जो है डिसेबिलिटी इन रशिया वगैरह पे पीएचडी करना चाहती हैं। जी जी जी। एमफिल जो था वो रशिया की जो डिसेबिलिटी हिस्ट्री है कि रशिया में डिसेबिलिटी का एक कंसेप्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ, उस पे मैंने एमफिल डिसर्टेशन लिखा। तो उसमें मतलब ज़ारिस पीरियड में डिसेबिलिटी को किस तरह कंसेप्चुलाइज किया गया, फिर सोवियत यूनियन में डिसेबिलिटी को किस तरह समझा गया, क्योंकि जिस वक्त बॉडीली परफेक्शनिज्म सोवियत यूनियन का एक शर्म पे था, तो ऐसे में वो लोग जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो सोवियत सोसाइटी में कहाँ फिट होते थे, उसमें मेरा डिसर्टेशन था। ये देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है कि एक लड़की हैं, आपको डिसेबिलिटी भी है, आप गरीब भी हैं, कंजर्वेटिव फैमिली, उसके बावजूद हो सकता है इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको देखिए लगता है कि कुछ भी संभव है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, वो देखिए ये मैंने माना, मतलब आपको सबसे पहले ये करना, ये सोचना होगा कि जो आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पे आपको इतना ज़्यादा फोकस करना होगा कि जो नेगेटिविटीज़ है वो आप भूल जाएं। तो जिस वक्त मैं पढ़ती थी, स्कूल जाती थी, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती थी कि मैं स्कूल जाती हूँ और मैं पढ़ पा रही हूँ। और मैं अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चियों से करती थी कि जिन्होंने 4वीं करके स्कूल छोड़ दिया, 5वीं करके स्कूल छोड़ दिया। तो वो खुशनसीबी का एहसास जो था उसने मुझे भी कभी मेरे डिसेबिलिटी पे ध्यान नहीं देने दिया, कभी इस बात पे ध्यान नहीं देने दिया कि मैं माँ बाप के प्यार से महरूम हूँ या इतनी मतलब गरीबी है कि मुझे रोटी वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। तो पढ़ाई अपने आप में मतलब मुझे बड़ा मगन करके रखने लगी थी। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मोटिवेशन कहाँ से लाती हैं जो भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बाकी भी जो लोग हैं, मतलब मुझे ही आपसे इतना इंस्पिरेशन मिल रही है कि कोई नेगेटिव तो सोचो मत, कैसे कि कहाँ से लाती हैं आप इतना इंस्पिरेशन? देखिए ये आपके सपने से आता है कि अगर आप कोई सपना देख लें और उसके लिए ईमानदार हो जाए तो वो खुद ब खुद अपना एक जुनून में, एक पैशन में बदल जाता है। तो जब आप किसी चीज़ की जिद ले लेते हैं तो वो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है। तो जब मैंने सोचा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं अपने आप को इमेजिन करने लगी कि जब मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी तो मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। तो वो एक वो जो खूबसूरत सपना था तो उसने मुझे हिम्मत दी। अभी आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? दे आर हैप्पी। बात हुई उनसे? मेरी बात हुई और मतलब उन्हें मैंने नहीं बताया, मगर ये मेरा इरादा है कि मतलब एक माँ बाप होने के नाते उनका पूरा हक है मुझ पर, मेरी कामयाबी पर। तो मतलब एक माँ बाप जो एक आईएएस ऑफिसर के माँ बाप को जिस तरह की एक सुविधा, एक इज्जत, एक लाइफस्टाइल मिलना चाहिए वो डेफिनेटली उन्हें मिलेगा और उन्हें अपने साथ रखूँगी और या उनके लिए ढेर सारा प्यार है। उमुल के साथ ये लाइव अभी बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमुल, मैं तो खुद ही आपसे बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ और आगे भी हम उमुल से संपर्क में रहेंगे और काम करते रहेंगे। मुझे सुशील झा को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।